कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ठीक है, ये 2006, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, 2006 दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, फैक्ट समझते हैं इस केस के, फैक्ट्स क्या है, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन में उनको मतलब मैटर ही करता है हमारे फैक्ट्स। ठीक है, इसमें जो विक्टिम है वो टेलीफोन ऑपरेटर रहती है कंपनी में। ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर एक कंपनी में रहती है। ठीक है, और एक्यूज भी उस कंपनी में काम करता है। एक्यूज भी उस कंपनी में काम करता है और वो इस पे, ये विक्टिम जो हमारी है वो लेडी है, ये मैन है। इलिसिट एडवांसेस समझते हैं इसका मतलब, इसके तरफ थोड़ा आने की कोशिश, टच करने की कोशिश, ये सब करता है जो हमारा एक्यूज है उस कंपनी में। विक्टिम वो कंपनी छोड़ देती है, वो जॉब छोड़ देती है। ठीक है, वो जॉब छोड़ देती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब जो उसका घर है विक्टिम का, उस घर में कौन कौन रहता है? उसकी मदर रहती है, मदर ये रहती है, आई थिंक इसका छोटा भाई भी रहता है, हाँ दो छोटा भाई रहता है, चाइल्ड रहता है, वो स्कूल गोइंग है। ठीक है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, मदर है और ये रहती है। जॉब छोड़ने के बाद भी जो एक्यूज है इसका पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, उसको बार बार, क्योंकि उसका नंबर था उसके पास, तो फ़ोन कॉल करता था, अलग अलग नंबर से इसको फ़ोन करता था, मिलने के लिए बुलाता था, परेशान करता था। ठीक है, परेशान करता था, बार बार फ़ोन कॉल्स, मतलब मेनी टाइम्स, प्लस उसको मिलने के लिए बुलाना, ये बार बार वो करता रहता है। सारे फैक्ट्स ध्यान दीजिएगा, ये बार बार ये करता रहता था एक्यूज जो है, इसके जॉब छोड़ने के बाद भी। एक दिन होता क्या है, एक दिन का जो फेटफुल डे है, जो इंसिडेंट डे है, इंसिडेंट डे पे होता क्या है, देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हम लोग सेक्शन 162 सीआरपीसी पढ़ेंगे, तो सीआरपीसी कुछ कुछ इवेंट्स हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, और एफआईआर की क्या क्या यूजेस होते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़े से। ठीक है, तो जो इंसिडेंट जिस दिन होता है उस दिन होता क्या है कि मदर गई होती है, जो बच्चा होता है स्कूल वाला, उसको बस स्टॉप पे लेने, बस स्टॉप से लेने गई होती है। ठीक है, बस स्टॉप से पिक करने गई होती है बच्चे को। तभी उसी दिन एक्यूज्ड विक्टिम को फ़ोन करता है और मिलने के लिए फिर बुलाता है। विक्टिम बोलती है अभी घर पे कोई है नहीं, मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ मैं तुमसे मिलने आती हूँ। तो एक्यूज को पता चला कि वो लड़की घर पे अकेली है। एक्यूज अपने दोस्त के साथ, इसका जो बिल्डिंग होता है अपार्टमेंट टाइप होता है, नीचे विक्टिम क्या आता है। ठीक है, ठीक है आता है। उसके बाद क्या होता है, एक्यूज इसके विक्टिम घर आता है, और विक्टिम और एक्यूज में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यही बात है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, कैसे नहीं मिलोगी, ये जो आशिक होते हैं उस टाइप के, पर ये क्रिमिनल भी था। हीटेड आर्गूमेंट होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। क्या समझ में आया? फिर उसी बीच में ये जाता है इसके घर के वॉशरूम में। पहले घर के वॉशरूम में एसिड रखे रहते थे बहुत, मतलब पहले वॉशरूम क्लीनर के जगह एसिड आए करते थे, एसिड बॉटल में, शीशे बॉटल में एसिड रखे हुए रहते थे सारे सारे वॉशरूम्स में कॉमन था पहले। अब तो आपको बहुत सारे हार्पिक वगैरह ये सब टॉयलेट क्लीनर दिख जाते हैं, पहले लोग एसिड यूज़ करते थे। फिर इसीलिए एसिड को बैन कर दिया गया, कम्प्लीटली एसिड को बैन किया गया था, ये सब इंसिडेंट्स को देखते हुए। एसिड जाता है वॉशरूम से, निकालता है, इसके मुंह फेंक देता है, और अपने दोस्त के साथ गेट बाहर से लॉक करके भाग जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। जब ये भागता रहता है, तभी अपार्टमेंट में, जब ये एक्यूज भागता रहता है, तभी इसकी मदर आती है और उसको भागती हुई देखती है। इसको भागती हुई देखती है तो और तेज अपने रूम, अपने बिल्डिंग तक जाती है, तो देखती है इसके गेट पे, इसी गेट पे काफ़ी लोग खड़े हैं, और अंदर से इसकी बेटी चिल्ला रही है, और उसने बताया, उसने बेटी ने बोला। तो देखिए एक्यूज जो हमारी विक्टिम है वो चेहरे पे हाथ रख के चिल्ला रही होती है। फिर मदर जब पहुंचती है, जैसे ही मदर पहुंचती है तो मदर को एक्यूज का नाम हमारी विक्टिम लेती है कि कपूर सिंह राणा ने ये कर दिया। विक्टिम ये स्टेटमेंट देती है कि कपूर सिंह राणा ने ये कर दिया, किसको? अपने मदर को। ठीक है, समझ में आया?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक इसको ध्यान रखिएगा कि एक्यूज का नाम लेती है प्लस बोलती है कि एक्यूज ने, कपूर सिंह राणा ने ये कर दिया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट के लिए। ये स्टेटमेंट विक्टिम किसको देती है? मदर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? विक्टिम हॉस्पिटलाइज हो जाती है, इलाज होता है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद वो पुलिस को स्टेटमेंट देती है। इसमें काफ़ी टाइम हो निकल जाता है। पुलिस को जो स्टेटमेंट देती है, जो एफआईआर की तरफ ट्रीट किया जाता है, इसमें काफ़ी टाइम निकल गया होता है। ठीक है, चलिए। तो विक्टिम ने स्टेटमेंट दे दिया, जिसको एफआईआर की तरफ ट्रीट किया गया। ठीक है, तो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, विक्टिम्स, ये देखिए सारे फैक्ट्स अभी ध्यान दीजिए, मैं सबका बताऊंगा क्या रेलिवेंसी है क्या नहीं है। विक्टिम का स्टेटमेंट का एफआईआर की तरफ ट्रीट कर लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन हुआ क्या? और चलिए, विक्टिम का स्टेटमेंट हो गया, तो मदर का भी होगा। तो मदर के भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया। मदर्स स्टेटमेंट को भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हुआ क्या? विक्टिम की डेथ हो जाती है कुछ दिन बाद। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, डेथ एसिड की वजह से नहीं होती है। डेथ उस इंजरी की वजह से नहीं होती है जो एक्यूज कॉज पे होता है। डेथ नेचुरल या कोई और अननेचुरल और किसी रीजन की वजह से होती है। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एसिड की वजह से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर एसिड की वजह से डेथ हुआ होता तो हम लोग इसको डाइंग डिक्लेरेशन मान लेते, जो कि एक रेलिवेंट फैक्ट है। और डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन बहुत बहुत वो क्या माना जाता है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर रिलायबिलिटी होती है डाइंग डिक्लेरेशन पे। मतलब कि कोई मरते समय किसी का नाम लेता है कि इसने मुझे मारा है, तो इसका रिलायबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि मरते हुए कोई अपने जुबान पे झूठ नहीं लाएगा। तो अगर ये एसिड पे मरी होती तो इसके एफआईआर को या इसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जाता और कन्विक्शन में भी इस ग्राउंड पे दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसका डेथ हुआ किसी और रीजन से, इसलिए उसके जो स्टेटमेंट या एफआईआर था उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए, एफआईआर था, एक्यूज का नाम था। अगर मान लीजिए ये लेडी कोर्ट में अपियर हुई होती, कोर्ट में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता, सारे चीज़ें होती, तो एफआईआर को इससे इसके स्टेटमेंट से कोरोबरेट किया जाता। लेकिन वो उसका डेथ हो गया तो कोर्ट में नहीं आई, तो कोरोबरेट भी नहीं हो पाया। तो एफआईआर एज ए डाइंग डिक्लेरेशन भी नहीं हो पाया, कोरोबरेटिव भी नहीं हो पाया। और क्यों? चूंकि इसमें काफ़ी इसके स्टेटमेंट में और उसमें टाइम था, इसलिए इसको सेम ट्रांजेक्शन की तरह भी ट्रीट नहीं किया है, तो एफआईआर हो गया हमारा यूजलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? मदर्स स्टेटमेंट बचा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या बचा? स्टेटमेंट गिवन टू मदर। मैंने बताया ना, जो वो बोला ना स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू हर मदर। जो उसने बोला था कि देखिए कपूर सिंह राणा ने ये किया है, और उसने पूरा नाम बकायदा लिया था कि एक्यूज्ड ने ये किया है। ठीक है, जो उसने मदर को स्टेटमेंट दिया था, तो वो मैंने उस समय बोला था, ध्यान दीजिएगा कि एक्यूज्ड का नाम लिया था पहली बार, प्लस उसने ये किया है। एक्यूज्ड का नाम प्लस उसका काम, दोनों, मतलब ऑफेंस, दोनों उसने अपने मदर को बताया था। ठीक है, और जब पुलिस, अभी मैंने बताया पुलिस ने मदर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, तो जब पुलिस ने, एक सेकेंड, चलिए तो मैं बताता हूँ, तब तक मैं लिखूंगा अभी। तो जब पुलिस ने मदर से, पुलिस ने पुलिस को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, उसमें क्या दिक्कत थी कि मदर ने पूरे इंसिडेंट बताई है, सारी इंसिडेंट बताई है, पर मदर एक्यूज्ड का नाम नहीं बताई है। मदर ने जब बताया, मदर जब घर में गई थी तो उसकी बेटी ने क्या बोला कि देखिए कपूर सिंह राणा ने ये किया है। और जब मदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही थी, तो मदर ने बोला कि जब मैं घर में गई तो उसने बोला कि ये मेरे साथ, मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। ठीक है, दैट एसिड हैज़ बीन थ्रोन, सिर्फ इतना बोलती है कि मेरे ऊपर एसिड फेंका गया है। लेकिन जो असली स्टेटमेंट था वो क्या था कि मेरे ऊपर एसिड कपूर सिंह राणा ने फेंका है, पर ये एक्यूज्ड का नाम नहीं बताती है पुलिस रिपोर्ट में। मतलब पुलिस को रिकॉर्ड जो देती है मदर,
मदर पूरे इंसिडेंट को नरेट करती है, फिर वो फिर आगे नरेट करते हुए बोलती है कि जब मैं घर में आई तो मेरी बेटी से पूछा कि ये क्या हुआ, तो बेटी ने बोला कि मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। यहाँ वो नाम भूल जाती है। ठीक है, तो अब आपको अब दिखाता हूँ सेक्शन 162 सीआरपीसी का एक जादू। सेक्शन 162 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट, अर्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि पुलिस को दिया गया है और बाद में कोर्ट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कोर्ट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो इसके पहले एक चीज़ बता दूँ, तो पुलिस के सामने ये बताई, एक पर एक्यूज का नाम ले ली, और जब कोर्ट में आती है ट्रायल में तो कहती है कि मेरी बेटी ने कहा था कि एक्यूज ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है। ठीक है, ये हुआ होता फैक्ट, ये पूरा फैक्ट है कि जब बेटी बोलती है कि मेरे ऊपर कपूर सिंह राणा ने एसिड फेंक दिया है, ये जब स्टेटमेंट मदर पुलिस को देती है तो ये स्टेटमेंट में कपूर सिंह राणा का नाम ले लेती है। फिर जब ऊथ पे, जब कोर्ट में ट्रायल पे जब वो जाती है, उसका जब स्टेटमेंट लिया जाता है, मजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट लेता है, तब वो कहती है कि मेरी बेटी ने कहा था कि कपूर सिंह राणा ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है। ठीक है, अब सेक्शन 162 सीआरपीसी कहता क्या है, इसमें एक बढ़िया जादू है कि पुलिस को स्टेटमेंट जब देते हैं और उसमें आप एक मटेरियल ओमिशन करते हैं, मटेरियल ओमिशन, और कोर्ट में स्टेटमेंट में आप वो चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आपका जो प्रायर प्रायर स्टेटमेंट था उसको यूज किया जा सकता है कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए, मतलब कि आपको झूठा साबित करने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं और आपके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। कॉन्ट्रोडिक्शन यूज करता है वो, ये 162 सीआरपीसी कहता है। तो यहाँ पे वो था, ये ओमिशन था, मेटेरियल ओमिशन, क्यों? क्योंकि एक्यूज्ड का नाम ही नहीं लिया गया है और यहाँ पे एक्यूज्ड का नाम लिया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए डिफेंस चाहता है ये कि उस मदर के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी नहीं होगी फिर। क्यों? पहली बात, जो एफआईआर था वो किसी काम का नहीं रहा, ना डाइन डिक्लेरेशन बन पाया, ना ही कोरेबरेटिव, ना ही सेम ट्रांजेक्शन। तो ये जब चला गया तो बचा एक ही एविडेंस, मदर का स्टेटमेंट। अब मदर का स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करा देंगे तो कोई एविडेंस बचेगा ही नहीं, यही चाह रहे थे डिफेंस वाले। तो हुआ क्या, यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है। आप सोचें क्यों? भाई सेक्शन 162 सीआरपी दिया है, सीआरपीसी में दिया हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोर्ट कह सकती है? तो देखिए रीजन है। अब जो कंट्रडिक्शन के लिए स्टेटमेंट्स होते हैं उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार बात है, अगर पुलिस स्टेटमेंट आपसे ले रही है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, अब तब वहां आप मटेरियल ओमिशन करते हैं, तब ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन पुलिस को अगर आप स्टेटमेंट देते हैं स्टोरी फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, उसके बाद आप मटेरियल ओमिशन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया सकता है। याद रखिएगा, पुलिस को अगर आप स्टेटमेंट देते हैं और पुलिस आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछती है और वहां आप मटेरियल ओमिशन करते हैं, तो बाद में ट्रायल के समय आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन पुलिस को अगर आप स्टेटमेंट देते हैं स्टोरी फॉर्मेट में, तो स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ स्टेटमेंट और वहां मटेरियल ओमिशन होता है, तो ट्रायल कोर्ट में इसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता है। रीजन भी, अगर आप पुलिस को कोई कहानी बता रहे हैं तो हो सकता है कोई ना कोई गलती हो गई हो। ठीक है, आप कोई तुरंत आपके साथ कोई इंसिडेंट या कोई हादसा हुआ, आपको पुलिस को कोई कहानी बता रहे हैं, गलती हो सकती है। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर कोई पुलिस क्वेश्चन पूछती है, क्या आपकी बेटी ने एक्यूज्ड का नाम लिया था, अब यहाँ आप बोलते हैं ना, तो माना जाएगा ना कि हाँ ये ज़्यादा सही माना जाए, क्योंकि यहाँ तक कहानी फैब्रिकेट करके बना ली होंगे। पर यहाँ जो हुआ है वो सही आप बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपकी बेटी ने क्या बोला था, तो आप बोलेंगे कि मेरी बेटी ने बोला था कि मेरे ऊपर एसिड फेंका गया है। फिर पुलिस पूछती कि क्या उसने किसी का नाम लिया था, आप बोलते हैं हाँ उसने कपूर सिंह राणा का नाम लिया था। अगर यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट नहीं देते, अगर यहाँ पे आप कपूर सिंह राणा का नाम नहीं लेते और कोर्ट में जाके लेते, तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकता था, पर स्टोरी वाली स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज नहीं हो सकती है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। और इससे होता क्या है कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था उसकी मदर का, उसको एडमिसिबल किया गया और जो मेरा एक्यूज था उसको ग्रीवियस हर्ट के ऑफेंस में अंदर किया गया। ठीक है, अब क्या समझ में आया? सेक्शन 162 सीआरपीसी आपको समझ में आया होगा, और एफआईआर के यूजेस समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या और चीज़ें थी देखिए,
क्यों उसको एक्यूज को सजा हुआ। पहली बात, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो फ्लैट पे या अपार्टमेंट में क्या कर रहा था, क्योंकि उसने एंट्री करते समय एंट्री कर दी थी। जब एंट्री होता है ना, एंट्री किया था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि उस टाइम वो उस अपार्टमेंट में क्या कर रहा था। दूसरी चीज़, कंडक्ट, जो अर्लियर कंडक्ट थे उसके फ़ोन करना, ये सब करना। तीसरा, मदर का टेस्टी मनी। ये तीनों मिलके इसको ग्रीवियस हर्ट का सजा दिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 6 था। ठीक है, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 4 ऑफ BSA। तो यहाँ क्या हुआ कि उस लड़की का स्टेटमेंट जो सेम ट्रांजेक्शन नहीं ट्रीट किया क्योंकि उसको फैब्रिकेशन का टाइम मिल गया था। ठीक है, पर ये जो स्टेटमेंट था जो उसको मदर को दिया गया था उसको सेम ट्रांजेक्शन माना गया और वो रेलिवेंट फैक्ट था जिसको कोर्ट में प्रूव किया गया। ठीक है, जो मदर को स्टेटमेंट मिला था जो लड़की ने दिया था कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें कोई चीज़ देखिए और बचा नहीं है। तो एक शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं कि कोई भी ये फैक्ट्स इन इशू है, इसके आसपास कोई कंडक्ट, कोई साउंड, कोई स्टेटमेंट, किसके द्वारा, एक्यूज द्वारा, विक्टिम द्वारा या बाईस्टैंडर्स द्वारा, अगर वो सारे कंडीशन पूरा करते हैं, कौन से कंडीशंस, सेम ट्रांजैक्शन के सारे कंडीशंस पूरा करते हैं, तो वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। अगर एक्यूज भी कोई कंडक्ट करता है तो वो, अगर सेम ट्रांजेक्शन की, मैं मान चलिएगा मैं सब में सेम ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, एक्यूज कोई कंडक्ट करता है सेम ट्रांजेक्शन में तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। विक्टिम कंडक्ट करता है, साउंड करता है, स्टेटमेंट देता है, बाई स्टैंडर्ड भी कोई स्टेटमेंट या साउंड या कंडक्ट करते हैं तो भी सब रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको रेलिवेंट फैक्ट अच्छे समझ में आया हो, इसमें और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई।